लेट्स डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिल में यह आना चाहिए कि दो रिएक्टेंट्स यानी दो इंग्रेडिएंट्स को जब हम कॉम्बिनेशन के लिए डालें असेंबली में तो क्या वो रिएक्ट करेंगे। इस चीज को कहना चाहिए फिजिबिलिटी। और याद रखना, रिएक्शन की फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी केमिकल यानी थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अगर होता है रिएक्शन तो कितने देर में होगा, यानी कितना फास्ट या स्लो वो रिएक्शन होगा, इस बात का आंसर हमें केमिकल काइनेटिक्स देता है। अब कितने एक्सटेंट तक के रिएक्शन होगा, इस चीज का आंसर केमिकल इक्विलिब्रियम देगा। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी दो रिएक्शंस गो फॉर कंप्लीशन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, उनको इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहना चाहिए। सो सम रिएक्शंस go in unidirection, go in one direction to form product which are called irreversible reactions, which are called as irreversible रिएक्शंस, उनको इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, यानी जिनका रेट इनिशियली ज्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है रेट कम होते जाता है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, बहुत सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। अब यहां पे हम कंसीडर करेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन। सो कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ टाइप। अब इसमें हम कंसीडर करेंगे A प्लस बी गिव्स D प्लस C, या फिर C प्लस D, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यहां पे हमें समझना होगा, सबसे पहले जब हम A और B को लेते हैं, ये रिएक्टेंट है, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इनिशियली इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए इन द बिगिनिंग रेट इज एक्सट्रीम, यानी ज्यादा रेट होगा, एंड रिएक्शन गो इन वन डायरेक्शन, दैट इज टू गिव सी एंड डी, जो हमारे प्रोडक्ट्स है। सो बिगिनिंग में क्या होगा, सो इन बिगिनिंग रिएक्शन proceeds in one direction, reaction proceeds in one direction, that is towards formation of product, towards formation of products C and D, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, यानी रिएक्शन प्रोसीड होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गो ऑन डिक्रीजिंग एंड दैट ऑफ सी एंड डी गो ऑन इंक्रीजिंग। तो रेट जो है वो कम होते जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। सो एज टाइम पासेस, then what happens, concentration of A and B decreases while that of C and D increases। जैसे जैसे टाइम
पास होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी, सी और डी जो प्रोडक्ट साइड में है इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग एट दैट वेरी मोमेंट। यानी जिस किसी मोमेंट पे हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा, याद रखना। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of reactants. In fact, it is directly proportional to the concentration of reactant. अब अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज अगर होता है तो रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ decrease in concentration of reactant। इसलिए शुरुआत में यानी इनिशियली रेट जो है वो ज्यादा दिख पड़ता है। सो डिक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये जब होगा तब हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। याद रखना है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स जिस मोमेंट पे इक्वल हो जाते हैं तब हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। सो डिक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू increasing rate of reverse reaction, and there are no further changes in concentration of रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक जैसे हो जाते हैं और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। सो एट दिस स्टेट chemical system is at equilibrium और इस इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का जेन्युइनली मीनिंग क्या होता है। सो स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction is called the chemical equilibrium. So state of chemical reaction at which the rates of forward and reverse reaction, forward and reverse reaction are equal is known as chemical equilibrium। उसी को केमिकल इक्विलिब्रियम कहना चाहिए। अब एट केमिकल इक्विलिब्रिया जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मिक्सचर होगा उसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहना चाहिए और जो भी कॉन्सेंट्रेशन वो टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होगा उसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कहना चाहिए। सो एट केमिकल इक्विलिब्रियम द मिक्सचर ऑफ reactant
and product is called as equilibrium mixture and concentration of reactant and product is known as equilibrium concentration. So it was all about introduction related to the chemical equilibrium. Let's discuss types of chemical equilibria. अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रिया के दो टाइप्स आते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया. सो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट हैपन्स टू बी द होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं. अब यहां पे क्या होता है कि एखादा केमिकल इक्विलिब्रिया जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फिजिकल स्टेट्स सेम है. आई मीन व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में हो उनके फिजिकल स्टेट्स अगर एक जैसे हो तो उस इक्विलिब्रिया को होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहना चाहिए. सो द इक्विलिब्रियम in which all reactants and products are present in the single phase is known as होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहना चाहिए. अब इसमें हम एग्जाम्पल्स, काफी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिएक्शन ऑफ N2 गैस एंड O2 गैस एट इक्विलिब्रियम और इनके कॉम्बिनेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन. अब यहां पे देखा जा सकता है कि N2 एंड O2 कंस्टिट्यूट रिएक्टेंट जो गैसीय स्टेट में है एंड NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड इज आल्सो अ गैस. दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम. टेक अनदर एग्जांपल. ये एक हो गया. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड जो लिक्विड स्टेट में होता है, उसकी रिएक्शन अगर हम इथिल अल्कोहल के साथ कंडक्ट करें तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनते जाएगा. दिस इज इथिल एसीटेट अलोंग विथ वाटर. अब इस स्पेसिफिक रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहा जाना चाहिए. इसमें आप देख सकते हो रिएक्टेंट्स आर लिक्विड एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड एज वेल. तो ये स्पेशलिटी होती है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की. अब बात करेंगे दूसरी वैरायटी हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया. अब देखिए नाम से हमें पता चल जाता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके फिजिकल स्टेट्स अगर हम देखें तो दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स वहां पे नजर आएंगे. So reactant and product exist in 2 or more phases. तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया कह सकते हैं. So the equilibrium in which reactants and products exist in 2 और मोर फेजेस. दो या दो से ज्यादा फेजेस में एग्जिस्ट करेंगे. इज नोन एज हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया. अब इसमें हम काफी एग्जांपल्स दे सकते हैं. नाउ टेक ए लुक. कंसीडर
एज एन एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड। जब ये डिकम्पोज होगा लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CaO सॉलिड एंड CO2 गैस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड एज वेल, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो फिजिकल स्टेट्स दो हो गए यहाँ पे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। टेक अनदर एग्जाम्पल, कोक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम हीट करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। यहाँ पे भी देखा जा सकता है, कोक दैट इज कार्बन सॉलिड फेज में है, CO2 और CO गैसियस फेज में। सो ये एग्जांपल्स हो गए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टर यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन्स प्राइमरीली, रेट ऑफ बोथ आई मीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर सेम। तो सबसे पहली बात ये हमें याद रखना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स reaction proceed with same rate, proceed with same rate। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद all reactants and products are present at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो पूरे के पूरे रिएक्टेंट और पूरे के पूरे प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में दिख पड़ेंगे। सो ऑल reactants and products are present at equilibrium। अब concentration in of reactant and product reach the constant values, यानी वो चेंज नहीं होंगे, उन्हें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कहना चाहिए। सो concentration of reactants and products reach constant values known as, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों भी स्टॉप नहीं होंगे, सीज नहीं होंगे एट इक्विलिब्रियम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। सो एट केमिकल इक्विलिब्रियम नीदर फॉरवर्ड नॉर रिवर्स रिएक्शन इज सीज्ड, दोनों रिएक्शन शुरू रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इसके पीछे का कारण यह है, अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम, इसलिए इक्विलिब्रियम पे उसका कोई असर नहीं होगा। सो कैटलिस्ट does not affect position of equilibrium। अब देखिए कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें से कोई भी अगर एक चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो चेंज होगा, यानी उस चीज का इक्विलिब्रियम पे असर होगा। सो चेंज इन व्हाट, प्रेशर, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम
and temperature causes the change in position of equilibrium. So these are the characteristics of chemical equilibrium. Let's discuss dynamic nature of equilibrium. अब देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें किसी प्रकार का मोशन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम डायनामिक हो तो सम मोशन इज इन्वॉल्व. सो इंपॉर्टेंटली इन स्टैटिक equilibrium no motion is involved, but in dynamic equilibrium some motion is involved. अब देखिए हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं लिक्विड वाटर और वाटर वेपर के बीच. सो एट फिजिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर. अब इसमें होता क्या है, जैसे ही फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तब रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. सो व्हाट हैपन्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर becomes equal to rate of condensation of water vapors. ये चीज होता है. इसका सीधा मतलब ये होगा कि इवेपोरेशन के वक्त जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे उतने ही कंडेंसेशन के वक्त भी इन्वॉल्व थे, यानी लिक्विड और वेपर दोनों फेजेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है. सो दिस इंडिकेट्स दैट द सेम नंबर ऑफ molecules of liquid water and water vapor are present at equilibrium. अब दोनों प्रोसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है जो इन्वॉल्व है. इसका मतलब यह होता है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का नेचर डायनामिक है. सो हेंस फिजिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया इज डायनामिक इन नेचर. अब बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया की. देखिए केमिकल इक्विलिब्रिया में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस आर सेम. ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सो इन केमिकल इक्विलिब्रियम rates of forward and reverse reactions are equal. इसका मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स रिवर्स रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे. So the number of molecules involved in forward and reverse reactions
आर सेम। अब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के कारण, स्पेशली इन केमिकल इक्विलिब्रिया, हम बोल सकते हैं कि इसका भी नेचर डायनामिक है। दस केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया आर डायनामिक in nature. So it was all about the dynamic nature of equilibrium. Let's discuss law of mass action. अब देखिए सबसे पहला क्वांटिटेटिव वर्क केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो किया गया वो 1962 में बर्थेलॉट द्वारा किया गया। उसके बाद गोल्डबर्ग और वेज, पीटर वेज, इन्होंने सक्सेसफुली डिराइव किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है, वो भी 1864 में। सो द फर्स्ट क्वांटिटेटिव वर्क ऑन केमिकल equilibrium was carried out in 1862 by बर्थेलॉट। ये सबसे पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद इन 1864 गोल्डबर्ग and Wage, that is Peter Wage, obtained correct equilibrium expression known as law of mass action। अब देखिए सभी को पता है कि कोई भी रिएक्शन हो इनिशियली उसका रेट जबरदस्त होता है। इसके पीछे का कारण रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। सो व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass। एक्टिव मास का मतलब concentration होता है। and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances, and rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो भी विथ ईच एक्टिव मास टर्म raised to the power equal to stoichiometric coefficient in the balanced equation। So this is the statement of law of mass action, यानी rate at which substance react is directly proportional to its active mass, यानी उसका कंट्रीब्यूशन रिएक्शन के अंदर कितना होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड
by its concentration, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. अब इसको हम हल्के में एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन. इसके लिए जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे. सो कंसीडर द रिएक्शन ऑफ टाइप. नाउ कंसीडर AA प्लस BB गिव राइज टू द प्रोडक्ट. अब इसमें देखिए कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रिएक्टेंट्स, whereas small a and small b are the stoichiometric coefficients of a capital A and capital B respectively, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में. अब हम कंसीडर करेंगे if concentration of A, square bracket indicates concentration, and concentration of B are the active masses of A and B respectively, then according to law of mass action, हम लिख सकते हैं कि rate is directly proportional to the concentration of A to the power A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B. अब इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट करते हैं तो इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B. अब यहाँ पे जो K दिख रहा है, वेयर K इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. सो इट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी ये लॉ ऑफ मास एक्शन के रिलेशन में स्टेटमेंट था. अब जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा हुआ उतना रेट ज्यादा होगा. लेट्स डिस्कस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन. यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc. अब इसके लिए हम एक जनरल हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे. सो कंसीडर the reversible reaction of type. अब इसमें हम देखेंगे रिएक्शन AA प्लस BB gives CC plus DD. This is supposed to be the reaction, reversible reaction. अब फॉरवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अब हम कंसीडर करेंगे कि लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आर द एक्टिव masses of A and B respectively. अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, then according to law of mass action हम क्या लिख सकते हैं, रेट, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है तो हम इसको RF कर देंगे. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B. अब इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, RF इज इक्वल टू व्हाट, KF into concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर देंगे. और यहाँ पे KF का मतलब होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. सो वेयर KF इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. अब रिवर्स रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D आर सपोज टू बी द एक्टिव मासेस. सो फॉर रिवर्स रिएक्शन लेट concentration of C and concentration of D are
the active masses of C and D respectively. Then according to law of mass action, then according to law of mass action हम क्या लिख सकते हैं? rate of reverse reaction is proportional to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D. अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. सो rate of reverse reaction is equal to Kr into concentration of C to the power C into concentration of D to the power D. It is supposed to be 2. अब यहाँ पे जो Kr आप देख रहे हो, that is equilibrium constant of reverse reaction, where Kr is equal to rate constant, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब हमें पता है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम. सो एट इक्विलिब्रियम rates of forward and reverse reaction are same. अब ऐसे में क्या होगा? This become equals to this. So thus we have, अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? So Kf into concentration of A to the power A into concentration of B to the power B is equal to Kr into concentration of C to the power C into concentration of D to the power D. ऐसे हम लिख सकते हैं. अब देखिए आगे चल के Kf अपॉन Kr इज इक्वल टू, इसी चीज को हम बोलेंगे Kc, which is just equal to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. अब जो Kc हमें मिला है, this is called equilibrium constant and subscript C indicates the equilibrium concentration. ये चीज याद रखें. So where Kc is equilibrium constant and subscript C indicates equilibrium concentration. तो ये हुआ equilibrium constant Kc. लेट्स डिस्कस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp. अब देखिए अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद रिएक्शन के अंदर अगर गैसियस इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, तब उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पार्शियल प्रेशर्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए. सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग gaseous ingredients are expressed in terms of partial pressures. जैसे कि हम एक्वियस मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करते हैं, उसी प्रकार से अगर इंग्रेडिएंट गैस फेज है तो उनका पार्शियल प्रेशर कंसीडर किया जाना चाहिए. सो कंसीडर रिएक्शन AA गैस प्लस BB गैस गिव्स CC गैस प्लस DD गैस. अब यहाँ पे कैपिटल ABCD are the ingredients, I mean capital N capital B are the reactant for forward reaction, and C and D, capital C and capital D are the product of forward reaction.
अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। अब यहां समझने की बात यह है कि स्मॉल ABCD आर द स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे हम कंसीडर करेंगे लेट PA, उसके बाद PB, PC and PD are the partial pressures of A, B, C and D respectively। तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B, ये होगा। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे? सो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। चाहे तो इसे हम ब्रैकेट में रख सकते हैं कुछ इस तरह से। ब्रैकेट रखने की गरज नहीं, क्योंकि ब्रैकेट अगर दिखाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो वी नीड टू यूज इन दिस वे, दिस इज सपोज टू बी द वन। अब वही रिवर्स रिएक्शन के लिए हम कैसे दिखा सकते हैं? सो फॉर रिवर्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट। अब यहां पे हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C into partial pressure of D to the power D. Now this can be given in this manner: rate of reverse reaction is equal to Kr into partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D. This is supposed to be 2. अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तब रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर सेम। सो एट इक्विलिब्रियम रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर सेम। दस, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन which is just equal to what? Kf into partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B is equal to the rate of reverse reaction. That can be given in this manner. So Kr into partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? So Kf upon Kr which is just equal to Kp, and Kp equals to what? Partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. And Kp is the equilibrium constant and subscript P represents the partial pressure. So where Kp is equilibrium constant and subscript P stands for partial pressure. So it was all about the equilibrium constant Kp. Let's discuss relationship between Kc and Kp. Now we know very well that Kc is the equilibrium constant and Kp is equilibrium constant as well. अब Kc में जो सबस्क्रिप्ट C है that represents the molar concentration, और Kp के अंदर जो सबस्क्रिप्ट P है that represents the partial pressure of the gaseous ingredient. अब यहाँ पे हम लोग एक गैस फेज रिएक्शन कंसीडर करेंगे. सो कंसीडर the general
gas phase reaction of time. Now we consider a general gas phase reaction, that is AA gas plus BB gas gives CC gas plus DD gas. This is supposed to be the gas phase reaction at equilibrium. अब A and B, capital A and capital B are the reactant of the forward reaction, whereas capital C and capital D are the product of the forward reaction. Small a, b, c, d are the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. अब इस रिएक्शन के लिए हम Kp किस तरह से दे सकते हैं? सो Kp फॉर द गिवन गैस फेज रिएक्शन इज, अब देखिए Kp कैसे लिखेंगे हम लोग? सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन we can have Kp. So Kp is equal to partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. This is supposed to be 1. अब यहाँ पे PA, PB, PC, PD are the partial pressures. याद रखना, where PA, PB, PC and PD are the partial pressures of A, B, C and D respectively. अब यहाँ पे और एक चीज हमें समझना होगा कि at constant temperature partial pressure of each component in a mixture of ideal gas is proportional to its concentration. So याद रखें, at constant temperature the partial pressure of the gaseous component of each component in a mixture of ideal gas is directly proportional to the concentration of that component. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT. So we know that what PV equals to nRT. अगर PV nRT है तो हम P को क्या लिख सकते? दज P is equal to nRT अपॉन V. अब इस रिस्पेक्ट में हम PA के लिए क्या लिखेंगे? दस PA is equal to NA RT upon V, where NA be the number of gaseous moles of component A. अब देखिए, number of moles upon volume expressed in liters gives the molar concentration. So this can be given as PA is equal to concentration of A RT. हम ऐसा लिख सकते हैं. अब अगर PA concentration of ART होता है तो PB क्या होगा? दस PB is equal to concentration of BRT. Then PC is equal to what? Concentration of CRT होगा. And PD is equal to what? Concentration of DRT. ये चीज होगा. अब यहां पे अगर हम PA, PB, PC और PD के वैल्यूज इक्वेशन 1 यानी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग
PA, PB, PC and PD in equation 1 we get. अब हमारे पास क्या होगा देखिए, we can have Kp equals to concentration of C RT to the power C into concentration of D RT to the power D upon concentration of A RT to the power A into concentration of B RT to the power B. Now इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं देखिए, दैट Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B into what? RT to the power C plus D upon RT to the power A plus B. इस तरह से हम लिख सकते हैं. Now take a look at this. Concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. इसका मतलब होता है Kc, यानी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनके मोलार कॉन्सेंट्रेशंस अगर हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन फेज के अंदर, तो हम लोगों को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है उसे हम बोलेंगे Kc. सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc इनटू व्हाट? RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B. कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखिए C प्लस डी क्या चीज है. C प्लस डी कंस्टिट्यूट, इधर देखिए, C स्मॉल c प्लस स्मॉल d gives the total number of gaseous molecules in the product if we consider forward reaction, and A plus B gives total number of gaseous moles in what? Reactant. So this can also be given as, अब देखिए प्रोडक्ट में जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर आप रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल से सब्सट्रैक्ट कराते हैं तो यू कैन हैव द चेंज इन गैसियस मोल्स, दैट इज डेल्टा एन. सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन. अब यहाँ पे हमें समझना होगा वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस moles of product minus number of gaseous moles of reactant, जिसको हम लोग change in gaseous moles कह सकते हैं. So this is the relationship between Kp and Kc. Let's see the characteristics of equilibrium constant. अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी मान के चलिए हम एक ही रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे अगर कंडक्ट करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर उसका गहरा असर होगा. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम, इनका अगर कोई चेंज होता है तो उसका असर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर नहीं होगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके चेंज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम कैन नॉट
alter the magnitude, cannot alter the magnitude of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इन चीजों का असर नहीं होगा। उसके बाद कैटलिस्ट, मान के चलो हमने कैटलिस्ट यूज किया, तो कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करते हैं तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन अप टू सेम एक्सटेंट। सो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट the value of equilibrium constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं दिखेगा। अब देखिए एक चीज याद रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, इट मे कंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, गैसेस, but it may not contain the solids and liquids, especially solids. So अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। सो एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंटेन the concentration of gases or molecules or ions in the solution, but may not contain molar concentration of pure solids or liquids, अब Kc और Kp जो है वो बिना यूनिट के हम लोग ज्यादातर कोट करते हैं, याद रखना। सो वैल्यूज ऑफ Kc एंड Kp are generally quoted without units, बिना यूनिट के ही उन्हें हमें लिखना पड़ता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्म होता है और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, याद रखना। सो द फॉर्म of expression for equilibrium constant and numerical value of equilibrium constant depends upon the form of balanced chemical इक्वेशन, यानी हमारा केमिकल इक्वेशन किस तरह से है उस चीज पे ज्यादातर निर्भर करता है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, अब एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं। सो फॉर द गिवन रिएक्शन, देखिए रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे N2O4 गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ NO2। सो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे दे सकते हैं? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कंसीडर करेंगे तो सो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
N2O4. So this can be the value of, I mean, expression for equilibrium constant. अल्टरनेटिवली अगर हम इसी रिएक्शन को कुछ अलग तरीके से अगर लिखते हैं, सो अल्टरनेटिवली if the same reaction is written as, देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, सो हाफ ऑफ N2O4 give rise to NO2, then equilibrium constant is given as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए, सो इसको हम बोलेंगे K dash C, which can be given in this manner, concentration of NO2 divided by concentration of N2O4 to the power 1/2. देखिए ये हमने ऐसे लिखा, देखो रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, और इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से हमने बैलेंस किया, तो दो हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मिले। इससे हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब दूसरी बात यहां पे हम कंसीडर करेंगे फॉर द रिएक्शन, अब यहां पे हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ SO3। अब इसके लिए देखिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, सो Kc इज गिवन एज, देखिए इसके लिए Kc कैसे हम लोग लिखेंगे, सो Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 to the power 2 divided by concentration of SO2 to the power 2 into concentration of O2। इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। अगर यही रिएक्शन हम रिवर्स डायरेक्शन में ले आते हैं, कंसीडर करते हैं, सो इफ सेम रिएक्शन इज कंसीडर्ड इन रिवर्स डायरेक्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, सो ट्वाइस ऑफ SO3 गिव ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे हम K डैश C कंसीडर करेंगे, इज गिवन एज, देखिए सो K dash C, that is equilibrium constant, happens to be concentration of SO2 to the power 2 into concentration of O2 divided by concentration of SO3 to the power 2। अब ये दो रिलेशंस जब हम देखते हैं जैसे Kc और K dash C, तो हमें ये पता चलता है कि Kc is equal to reciprocal of K dash C। So it was all about the characteristics of equilibrium constant। Let's discuss uses of equilibrium constant। अब हम देखेंगे equilibrium constant के application या uses। So very first application or use is to calculate equilibrium concentration। अब मान के चलिए हमने एक रिएक्शन कंसीडर की जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, अब उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स है, 4 में से आपको 3 इंग्रेडिएंट्स के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होने चाहिए। यू मस्ट नो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट वन, जिसका हमें निकालना होगा, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अगर आपको इतने चीजें पता है तो बाय नोइंग दिस थिंग्स वन कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिसिंग स्पीसीज। सो हमें क्या चाहिए, बाय नोइंग the value of
equilibrium constant and equilibrium concentration of ingredients except one ऐसा अगर हमें है तो unknown concentration, then unknown concentration and जिसका हमें पता नहीं था can be calculated, हम उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड यूज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पता हो तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट किया जा सकता है, जैसे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का है और कितना रिएक्टेंट का है, वो चीज हम देख सकते हैं। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ equilibrium constant indicates the extent of the reaction, that is the equilibrium concentration of product and reactant, ये चीज हमें पता चल सकता है। अब इसमें क्या है, देखिए अगर केसी बहुत बड़ा है, जैसे कि 10 टू द पावर 3 से भी बड़ा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, याद रखना। सो वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इफ केसी इज वेरी लार्ज, दैट इज if Kc is greater than 10 to the power 3, then the forward reaction is favored, यानी कि प्रोडक्ट के तरफ रिएक्शन जाएगा एंड गो फॉर कंप्लीशन, ये उसका मतलब होता है। इसके बाद कंडीशन नंबर 2, अगर केसी बहुत छोटा है, इवन आई मीन स्मॉलर देन 10 टू द पावर -3, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या, कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, दैट रिएक्शन विल नॉट ऑकर, याद रखना। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ केसी इज वेरी small, that is Kc is smaller than 10 to the power -3, then the concentration of reactant is huge. It means reaction will not occur, रिएक्शन नहीं होगा। अब इसमें तीसरी कंडीशन है, अगर Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट बनती है, जैसे कि इन बिटवीन 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो तो कंसीडरेबल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वहां पे हमें दिख पड़ेगा। सो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, थर्ड कंडीशन is if Kc is intermediate between 10 to the power -3 and 10 to the power 3, then at equilibrium considerable concentration of reactant and product
आर प्रेजेंट, ये उसका मतलब होता है। इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन हम बता सकते हैं टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस तरफ जाएगा ये हम इससे पहचान सकते हैं। जैसे यहां पे हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। सो फॉर अ रिएक्शन, नाउ कंसीडर द रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, देखिए, सो Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। अब यहां पे जितने भी कॉन्सेंट्रेशंस है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है, वेयर ऑल कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने Kc लिखा है। लेकिन बिफोर अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम इस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को हम लोग रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, याद रखना। सो बिफोर attaining equilibrium, the same concentration ratio is called as, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट। इट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम QC से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको दिख पड़ेगा कि QC और KC के लिए एक्सप्रेशन सेम है। सो QC कैन ऑल्सो बी गिवन इन द सेम मैनर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। अब यहां पे बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ Kc एंड QC वी कैन सजेस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि सबसे पहली बात, अगर QC छोटा है और Kc बड़ा है, इफ QC इज लेसर देन Kc, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो याद रखें, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज, उसी चीज का मतलब क्या होता है? दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके बाद में कंडीशन नंबर 2, मान के चलो अगर QC बड़ा है KC से, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, तो इसका मतलब यह होता है कि रिवर्स रिएक्शन फेवर करेगा, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो इट मीन्स दैट रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और तीसरी कंडीशन याद रखें, अगर QC और KC दोनों एक बराबर हो, तो इसका मतलब यह होता है कि रिएक्शन हैज एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। सो इसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड, उसका यह मतलब होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द यूजेस और एप्लीकेशन of equilibrium constant. Let's discuss factors affecting equilibrium, that is Le-Chatelier's principle. अब देखिए, कोई भी केमिकल सिंथेसिस करते समय हम लोग प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। आई मीन किसी भी केमिकल सिंथेसिस को कंडक्ट करते वक्त हमारे दिमाग में प्रोडक्ट का यील्ड होता है। सो वी रिक्वायर अ ग्रेटर और मेजर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट
इन एनी केमिकल सिंथेसिस, ये हमारा सबसे पहले डिमांड है. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट अ ग्रेट yield or greater yield of product in a chemical synthesis, in a chemical synthesis. अब ग्रेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, यानी कि जब रिएक्शन रुके, तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम. सो ये चीज हमें याद रखना होगा. सो दस एट इक्विलिब्रियम concentration of product must be larger and that of reactant must be smaller. अब देखिए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद अगर हमें ज्यादा दिख पड़ता है तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी ये हमें फाइनेंशियली पुराएगा नहीं. सो अब एक आध रिएक्शन के अंदर मान के चलो कि एट इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा रिएक्टेंट बच रहा है, तो हम क्या करना चाहिए? सो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को आप एडजस्ट करके रिएक्शन की डायरेक्शन बदल सकते हो, सबसे पहली बात, और प्रोडक्ट को अच्छे और बेहतरीन यील्ड में बना सकते हो. सो बाय एडजस्टिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, yield of product can be increased. अब क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स जो है किस चीज के? अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का मतलब क्या? जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसको एडजस्ट करके हम लोग प्रोडक्ट का यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं. नाउ द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रेशर, द टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, ये सब चीजें हम देख सकते हैं यूजिंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. याद रखना. सो यहां पे एक चीज, सो द क्वांटिटेटिव का मतलब, अब देखिए कोई भी रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट के यील्ड को प्रीफर करेंगे, यानी क्वांटिटी मायने रखती है. सो क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? चेंजेस इन, इसमें बोल सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, then temperature, then concentration of reactant और प्रोडक्ट. तो ये जो चीज है वो भी कब? ऑन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन. सो ऑन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन इन चीजों की स्टडी या प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. सो कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. अब हमें सोचना होगा कि ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या है. देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं. मान के चलो आपके पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ा, तो डेफिनेटली आप उसके रेंज के बाहर दौड़ने की कोशिश करोगे. फिलहाल मान के चलो आप खड़े हो का मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है. अब
अगर कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़े तो आपके ऊपर स्ट्रेस एक्सर्ट हो रहा है। अब आप क्या करोगे, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज या रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, इसलिए आप कुत्ते के रेंज के बाहर दौड़ोगे, यानी आप तब तक के दौड़ते रहोगे जब तक के आप कुत्ते से दूर ना चले जाए, और बाद में फिर से खड़े हो जाओगे। आप फिर से जब खड़े होते हो दौड़ने के बाद, यानी वो आपका नया इक्विलिब्रियम है जो एस्टैब्लिश हुआ है। कुत्ते का आपके तरफ आना ये स्ट्रेस है, और ये आपकी कोशिश थी दौड़ने की कि कैसे किस प्रकार से स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जाए। सो दिस इज नथिंग बट द ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। सो व्हाट इट स्टेट्स, it states that, I mean, Lee Chatelier's principle states that if an external stress, if an external stress is applied to a reacting system at equilibrium, then the system will adjust itself in such a way that the effect of stress is reduced or minimized ये है ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। अब केमिकल रिएक्टिंग सिस्टम जो है उसमें स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो, बढ़ना भी स्ट्रेस है, घटना भी स्ट्रेस है, या कुछ भी अगर हो तो उसे स्ट्रेस माना जाना चाहिए। देखिए, सो स्ट्रेस मीन्स increase or decrease in pressure or volume, then temperature, then concentration of reactant or product। इन चीजों को हम केमिकल सिस्टम में स्ट्रेस बुलाएंगे। सो बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, सिस्टम एस्टैब्लिशेस न्यू इक्विलिब्रियम। जैसे ही स्ट्रेस एक्सर्ट होता है तो सिस्टम क्या करेगा, हलचल मचेगी, और कोशिश सिस्टम की ये होगी कि जो एक्सर्टेड स्ट्रेस है उसे किस तरह से मिनिमाइज किया जाए और नया इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए। सो बाय reducing the stress, system establishes new equilibrium, new state of equilibrium is established। तो ये था ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। अब ली चार्टेलियर प्रिंसिपल को एलैबोरेट करने के लिए हम एक एक स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए, कोई भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी होते हैं, जिसे हम रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। सो ऑल reactants and products, all reactants and products are present in what, reaction mixture, are present in reaction mixture
एट इक्विलिब्रियम। ये सबसे पहली बात है। अब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस पैदा करेगा, दैट इज अ एडेड स्ट्रेस। सो रिमेंबर एडिशन और रिमूवल ऑफ reactant or product in the reaction mixture at what equilibrium is a stress, उसी को हम स्ट्रेस कहेंगे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू लीचाटेलियस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? अब देखिए, सिस्टम जो है वो एडेड स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है और दूसरा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराता है। तो अगर मान के चलो हम सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं तो एडेड सब्सटेंस गेट कंज्यूम्ड, और अगर सब्सटेंस को हम रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव्ड सब्सटेंस फॉर्म होगा, यानी उसकी भरपाई होगी। इस तरह से स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लीचाटेलियस प्रिंसिपल, what happens? Added substance get consumed, उसका कंजम्पशन होगा, एंड removed substance get formed to minimize the स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये चीज होगा। यानी अगर हम एक आध सब्सटेंस को ऐड करते हैं, मान के चलो वो इक्विलिब्रियम पे वैसा ही प्रेजेंट रहेगा तो स्ट्रेस एक्सर्ट होते रहेगा, तो सिस्टम ये अलाउ नहीं करेगा। तो सिस्टम क्या करेगा? उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए एडेड सब्सटेंस को कंज्यूम होने देगा और उस डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक आध सब्सटेंस हम निकालते हैं तो सिस्टम क्या करेगा? उस सब्सटेंस की भरपाई करेगा, यानी उसको फॉर्म होने देगा। अब हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो फॉर एग्जाम्पल, consider the formation of ammonia. So ammonia formation can be given in this manner. So N2 gas plus thrice of H2 gas give rise to twice of NH3 gas. So this is the formation of ammonia and a balanced chemical equation for formation of ammonia. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम देख रहे हैं। अब आप देख सकते हो N2 and H2 रिएक्टिंग प्रोड्यूसिंग NH3। अब यहां पे अगर हम N2 या फिर H2 को ऐड करते हैं, सो याद रखें, तो दैट एडेड N2 और H2 क्रिएट अ स्ट्रेस, याद रखें। सो इफ N2 or H2 is added to the reaction mixture at what? Equilibrium. At equilibrium, then it is a stress. So ये stress होगा, then it is an exerted stress. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लीचाटेलियस प्रिंसिपल अब क्या होना चाहिए? हमने N2 और H2 को ऐड करा तो उनका कंजम्पशन होगा, याद रखना है ना। N2 एंड H2 रिएक्ट प्रोड्यूसिंग NH3, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर में आएगा। यानी अगर इसको या इसको हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगी ताकि एडेड N2 और H2 मिनिमाइज हो और स्ट्रेस भी कम हो। सो देन अकॉर्डिंग टू लीचाटेलियस प्रिंसिपल, Lechateliers
principle, N2 and H2 react to give NH3. Thus reaction favored from left to right. और जैसे ही एडेड N2 और H2 कम हो जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम सेट होगा और हमें अमोनिया मिलते जाएगा। अब दूसरा पहलू इसका यह है कि मान के चलो हमने अमोनिया को ऐड किया, when NH3 is added to the reacting mixture at equilibrium, तो अब क्या होगा, वो भी स्ट्रेस है। तो एडेड अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होने के लिए रिएक्शन जो है इस बार राइट टू लेफ्ट जाएगी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड so as to minimize the added stress. And if NH3 is added to the reaction mixture at equilibrium, then it get consumed to form N2 and H2. Thus, according to Le Chatelier's principle, reaction is favored from right to left. रिएक्शन इज फेवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद किसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन में इंग्रेडिएंट के चेंज आता है तो सिस्टम उसको मिनिमाइज करेगा या एडजस्ट करेगा और दूसरा जो इक्विलिब्रियम है उसको एस्टैब्लिश करेगा। Now Le Chatelier's principle can be further elaborated by taking an effect of pressure and volume. So second big thing to be discussed is the effect of change in pressure and volume। अब देखिए प्रेशर और वॉल्यूम एक में से कैसे रिलेट करते हैं, ये चीज हमें सबसे पहले समझना होगा। उससे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ऐसे रिएक्शंस, सो रिएक्शन सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम जिसके अंदर के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अगर हो तो वैसे इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा। याद रखना, सॉलिड और लिक्विड्स अगर हमारे रिएक्शन के इंग्रेडिएंट्स है तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट और नो इन्फ्लुएंस, रिमेंबर। सो रिएक्शंस हैविंग सॉलिड एंड लिक्विड इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर का इस चीज पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ प्रेशर एंड दैट टू लार्जली अफेक्टेड, क्योंकि गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट और जब हम प्रेशराइज करेंगे तो वो कंप्रेस होंगे। सो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड अप टू रिमार्केबल स्केल, दैट्स व्हाई प्रेशर हैज इन्फ्लुएंस ऑन सच टाइप ऑफ सिस्टम। सो concentration of gases are affected largely due to
change in pressure, due to change in pressure। अब हमें समझना होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन है। उसके लिए हमें देखना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो फर्दर हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। अब n अपॉन v का मतलब होता है c, दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, p इज इक्वल टू CRT। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वेयर एज फॉर द कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज हमें समझ में आ रही है। सो दस प्रेशर is inversely proportional to the volume, and at constant number of moles हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the molar concentration। यानी जब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। सो हेंस विथ इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें दिख पड़ता है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करिए। 1 मोल ऑफ गैसियस N2 रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ गैसियस H2, यानी रिएक्टेंट साइड में टोटल मोल्स कितने बने, 4। तो 4 मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद 2 मोल्स हमें NH3 मिला। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये एनालाइज करने की जरूरत है। फॉरवर्ड रिएक्शन इन दिस केस, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस with decrease in number of moles, and reverse reaction takes place with increase in number of मोल्स। ये हमारा सबसे पहले स्टडी होना चाहिए। जैसे आप ऐसे बढ़ोगे लेफ्ट टू राइट तो हमें समझ में आ रहा है कि 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गया। और रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या दिख रहा है कि मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज हमें दिख पड़ता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ावा देंगे, अगर आप प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली 4 मोल्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा 2 मोल्स के मुकाबले। इसलिए जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका सीधा मतलब है डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। इसलिए अमोनिया को प्रोड्यूस करते समय हाबर्स मेथड में हम हाई प्रेशर पे अमोनिया को फॉर्म करते हैं। सो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल,
अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है ये? जो एडेड स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश होगी सिस्टम द्वारा। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी रिएक्शन इज फेवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, ताकि वॉल्यूम कम हो। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अभी अभी हमने देखा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर। दस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पे हम देखेंगे। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। सो कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ HI। HI का फॉर्मेशन हम यहां पे देखेंगे, उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ HI गैस। अब यहां पे हम देखेंगे, देखो 1 मोल ऑफ gaseous H2 reacting with 1 mole of gaseous I2 producing 2 moles of HI, यानी number of gaseous moles in reactant and number of gaseous moles in product are same, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ गैसियस मोल्स बराबर है। ऐसे सिस्टम्स में आपको याद रखना है कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन सच टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रेशर हैज नो इन्फ्लुएंस, याद रखना। सो इसमें हम क्या देखेंगे? सो इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ gaseous moles in product and reactant are same, thus pressure has no effect on this reaction, यानी आप प्रेशर को कम करो या बढ़ाओ, उसे हम लोग स्ट्रेस नहीं मान सकते हैं इस किस्म के रिएक्शंस में। सो इट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ व्हाट? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द रिएक्टिंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अब आगे और इलेबोरेशन के लिए देखते हैं नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब याद रखिए, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन में या तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली रिवर्स रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होना चाहिए, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप दोनों पहलू देखेंगे। वन ऑफ द रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक वेयर एज अदर इज एंडोथर्मिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना होगा। सो इन रिवर्सिबल रिएक्शन वन ऑफ द reactions, यानी either forward or reverse, one of the reactions is exothermic while other reaction is endothermic। एक एक्सोथर्मिक होगा तो एक एंडोथर्मिक, यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो रिवर्स एक्सोथर्मिक, ये चीज होगी। अब देखिए टेम्परेचर का क्या, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब किया जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे
हीट करेंगे तो ये अच्छी बात होगी, किस लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर का बढ़ाना या टेम्परेचर का घटाना भी एक्सटर्नल स्ट्रेस है। सो एट हाई टेम्परेचर endothermic reactions are favored and at low temperature exothermic reactions are favored, ये हमें समझना होगा। so at high temperature endothermic reactions are favored, whereas at low temperature exothermic reactions are favored, ये हमें याद रखना चाहिए। अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगेन। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, जिसके लिए हम इक्वेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं, N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस गिव राइज टू व्हाट? NH3 गैस। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा जैसे ही रिएक्शन में अमोनिया बनते जाएगा तो एंथैल्पी -92.2 किलो जूल पर मोल रिकॉर्डेड है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, आई मीन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिलीजेस दिस मच हीट। अब अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करोगे तो यानी अमोनिया का डिकम्पोजिशन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स, तो दैट हैपेंस टू बी एंडोथर्मिक, यानी आंकड़ा यही रहेगा, खाली साइन चेंज होगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन चाहते हैं तो टेम्परेचर शुड बी लो, और अगर आप हीट करेंगे तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए वो अच्छी बात होगी। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, thus formation of ammonia gas is favored at low temperature। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन विल बी फेवर्ड। सो विथ increase in temperature, reverse reaction becomes favorable, याद रखें। सो आप हीट बढ़ाओ या हीट कम करो, अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's principle दैट सिस्टम सर्टनली एडजस्ट्स एंड वो मैनेज करेगा, जो एडेड स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश होगी, एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ लास्टली हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने पहले ही मेंशन किया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैटलिस्ट से कोई खतरा नहीं है। इसके पीछे का कारण, इफ इन अ रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम हम लोग कैटलिस्ट अगर ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस, आई मीन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स, अप टू सेम एक्सटेंट दैट टू। ये हमें सबसे पहले समझना होगा। सो व्हाट कैटलिस्ट डज, कैटलिस्ट increases rate of forward as well as reverse reaction up to same extent, इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड।
याद रखें, thus position of equilibrium remain unaffected, remains unaffected, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। दस कैटलिस्ट डज नॉट चेंज कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हाँ, अगर किसी एक रिएक्शन का रेट बढ़ाया रहता तो हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटलिस्ट साइमल्टेनियसली दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट्स अप टू सेम एक्सटेंट बढ़ा रहा है, इसलिए कंपोजिशन में कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा। सो कैटलिस्ट does not change composition of इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन सेम होगा। हाँ, ये बात सच है, कैटलिस्ट के एडिशन से जल्द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकेगा। सो हेंस कैटलिस्ट simply increases the rate at which equilibrium is established। यानी मान के चलो हम एक ऐसी सिस्टम देख रहे हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने दे रहे अपन ऑन देयर ओन, इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम जल्द से जल्द सेट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों के रेट्स एक साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट ली चैटेलियस प्रिंसिपल।